नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 8 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 4 इश्यूज हम टोटल डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित। नेपाल ने ना अपने नए करेंसी नोट्स में कुछ साइट्स को, जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, जैसे लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, इनको अपना हिस्सा बताया है, जिसको लेके विवाद पैदा हो गया है। दूसरा आर्टिकल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब कहा है, मतलब पिछले साल ही रूल्स रिलीज कर दिए थे कि अब विदेशी वकील और फॉरेन फर्म्स भी इंडिया में आके काम कर सकते हैं। पूरा इशू डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल द हिंदू का है, प्लास्टिक ट्रीटी से संबंधित। हमने पहले डिस्कस किया था ना एक आर्टिकल कि कनाडा में नेगोशिएशंस चलेंगी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएट करने के लिए। हो गई नेगोशिएशन, कुछ रिजल्ट निकला नहीं, तो उसी को लेके ये आर्टिकल है। सबसे लास्ट में फिर इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल है, वो काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, सिर्फ एक चीज परमानेंट है, वो है किसी भी देश के इंटरेस्ट। जब हम किसी भी देश के परमानेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, हर देश हमेशा से, चाहे कोई भी लीडरशिप हो, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है। हर एक देश ये चाहता है कि हम दूसरे देशों के साथ ऐसे डील करें कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो हो। हर एक देश चाहता है कि हमारी सोवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन ना उठाए, हमारी सोवरेनिटी को कोई वायलेट ना करे। तो ये है परमानेंट इंटरेस्ट किसी भी देश के। तो ना विभिन्न देश जब आपस में अलायंस करते हैं ना, तो इन्हीं इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए करते हैं, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोवरेनिटी संबंधित इंटरेस्ट। लेकिन देखो, ये अलायंस ना दूसरे देशों के साथ कभी परमानेंट नहीं होते। आज जो परम मित्र हैं, रशिया चाइना मान लीजिए, एक ऐसा समय था 1970s का 60s का, रशिया और चाइना की आपस में बनती नहीं थी, चाइना दोस्त बन गया था यूएसए का। लेकिन आज फिर से दोनों देश एक साथ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देशों को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित होगी, हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी अगर हम आपस में दोस्त बनेंगे। इवन यूएस का एग्जांपल लीजिए, एक समय में वियतनाम में वार छेड़ा था यूएस ने, आज वही वियतनाम यूएस का दोस्त बन गया है। तो ये रिलेशंस परमानेंट नहीं होते, ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट परमानेंट है किसी भी देश के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो कोट है ना, इसका इंडिया के संदर्भ में आप एग्जांपल दो। एक ऐसे देश का नाम बताओ जिसकी कभी इंडिया के साथ जबरदस्त लड़ाई थी, लेकिन आज इंडिया के साथ उसकी बहुत दोस्ती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इवन यूएसए का एग्जाम्पल भी है, कोल्ड वार में हमारी बनती नहीं थी, आज बहुत बनती है। लेकिन कुछ बढ़िया एग्जाम्पल दो ढूंढ के। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई, नेपाल ने ना अपने नए करेंसी नोट्स रिलीज किए। अब देखो, नेपाल ने करेंसी नोट्स रिलीज किए तो इंडिया को क्या दिक्कत हो सकती है? इंडिया को दिक्कत है, देखो कुछ साइट्स ऐसी हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जिसको लेके ना काफी समय से इंडिया और नेपाल के बीच में ना डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। साइट्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। मैप में देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। लिम्पियाधुरा यहां पे है, कालापानी और लिपुलेख। काफी सालों से डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल का यह कहना है कि भैया पास्ट मैप्स उठा के देख लो, पास्ट ट्रीटीज देख लो, ये जो साइट्स हैं वो हमारे पास आनी चाहिए। इंडिया का यह कहना है, देखो काफी सालों से ना ये साइट्स हमारे पास ही हैं, और इसके साथ साथ ये साइट्स हमारी ना सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर के नजदीक हैं ये साइट्स। वैसे देखो, विवाद की जड़ क्या है वो भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। 1816 में ना एक ट्रीटी साइन हुई थी। बताओ कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? प्री में यूपीएससी पूछ सकती है। ट्रीटी ऑफ सोगाली।
ट्रीटी ऑफ सुगाली में यह डिसाइड हुआ था, उस समय का ब्रिटिश इंडिया और उस समय का नेपाल, दोनों के बीच में बॉर्डर का काम करेगी काली रिवर। काली रिवर बॉर्डर बनाएगी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, यह डिसाइड हुआ था 1816 की सुगोली ट्रीटी में। लेकिन देखो विवाद ना इसलिए पैदा हो गया क्योंकि काली रिवर के ओरिजिन को लेके ही विवाद है। जब तक ब्रिटिशर थे तो नेपाल वाले बोलते नहीं थे, हिम्मत नहीं थी ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलने की। लेकिन बाद में उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, अब काली रिवर, कोई भी रिवर बहती है ना तो काफ़ी सारी स्ट्रीम से पानी आता है। जैसे ना मान लीजिए काली रिवर है, ओरिजिन कई बार क्लियर नहीं होता, काफ़ी सारी स्ट्रीम आ रही हैं, मिल रही हैं अलग अलग जगह पे, और पानी इकट्ठा होता जा रहा है और रिवर बन रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, नेपाल ये कहता है कि हम ये स्ट्रीम मानेंगे, ये जो स्ट्रीम है ना काली की, इसे हम मानेंगे ये काली रिवर है और ये यहां पे इंडिया है, ऊपर नेपाल है, ये नेपाल का कहना है। तो अब इतना जो एरिया है वो सारा नेपाल के पास में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल का कहना है ये नीचे वाली हम स्ट्रीम मानेंगे। इंडिया का ये कहना है कि आप भैया ये नीचे वाली क्यों मान रहे हो, आप नीचे वाली मत मानो ना, आप ये वाली मानो, सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रीम है ना आप ये मानो। तो अगर ये मानी जाएगी तो ये सारा एरिया इंडिया के पास आ जाएगा। तो विवाद की जड़ असल में है ही ये, काली रिवर का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन को क्या माना जाए। तो नेपाल ने यह डिसीजन लिया, अभी करेंसी नोट्स में इन तीनों साइट्स को अपना हिस्सा बता दिया, नहीं नेपाल का हिस्सा बता दिया। और जाहिर तौर पे इंडिया के ऑफिशियल्स ने विरोध किया। इंडिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि आप हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हो इंडिया को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करने चाहिए, लेकिन आप रिलेशन बल्कि खराब कर रहे हो इंडिया के साथ में। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं नेपाल का ना ये एक स्ट्रेटेजिक जेस्चर है, ये साबित करने के लिए कि अब देखो हम इंडिया के इन्फ्लुएंस से दूर जा रहे हैं। क्योंकि ना प्रेजेंट जो रेजीम है ना नेपाल का, वो देखो प्रो चाइना है। चाइना ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट नेपाल में की है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद की है, चाहे वो टेलीकॉम से संबंधित हो या फिर रोड्स हो, काफ़ी सारे एरियाज में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है नेपाल में। और चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी पार्ट है नेपाल। नेपाल चाइना से लोन भी ले रहा है। तो जाहिर तौर पे देखो नेपाल जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे जा रहा है और चाइना को खुश करने के लिए इंडिया को प्रोवोक करता है। इससे पहले भी 2019 में नेपाल ने अपना जो मैप रिलीज किया था, ऑफिशियल मैप, उसमें नेपाल ने इन तीनों साइट्स को अपने मैप में शो किया था। तब भी इंडिया ने विरोध जाहिर किया था। नेपाल कुछ और इश्यूज को भी लेकर नाराज है इंडिया से, जैसे अग्निवीर, नई जो अग्निवीर पॉलिसी आई आर्मी में सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। अब अग्निवीर में तो 4 साल के लिए 75% सोल्जर काम करेंगे, बाकी 25% आगे जाएंगे। नेपाल के बहुत सारे लोगों को ना इंडियन आर्मी में रोजगार मिलता है, तो नेपाल ने इस पे विरोध जताया था कि भैया ये अग्निवीर जो स्कीम है आपकी हमारे लिए सही नहीं है, हमारे बहुत से लोगों को आपकी आर्मी में रोजगार मिलता है। हमने इस पे आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि जो गोरखाज हैं वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और वो गोरखाज जो अभी इंडियन आर्मी में लड़ते हैं वो देखो कल को अगर चाइना की आर्मी में लड़ने लगे तो इंडिया के लिए इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नेपाल के लोगों के जो कंसर्न्स हैं ना अग्निवीर को लेके, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश इंडिया को करनी चाहिए। और वे फॉरवर्ड में देखो राइटर ये कहते हैं इंडिया ये कतई अफोर्ड नहीं कर सकता कि नेपाल जो है वो मालदीव के रास्ते पर जाए। इंडिया को देखो नेपाल के साथ अपने जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी ना किसी प्रकार से नेपाल से बातचीत करके ये कन्विंस नेपाल को करना चाहिए कि देखो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो मदद है वो बिना कॉस्ट के नहीं है। चाइना आपको चूस के फेंक देगा, जैसा चाइना ने बहुत सारे दूसरे देशों के साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है। बहुत सारे देश चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं, मतलब चाइना का कर्ज उतारने के लिए फिर से चाइना से कर्ज लेना पड़ रहा है ताकि पुराने वाले कर्ज की सिर्फ इंटरेस्ट दिया जा सके। अब
मान लीजिए ऐसा हो जाए, नेपाल में ना किसी एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए नेपाल ने चाइना से लोन लिया। नेपाल ने सोचा एयरपोर्ट बनेगा, डेवलपमेंट आएगी, रेवेन्यू आएगा, चाइना से लिया हुआ लोन लौटा देंगे। लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं चला। अब चाइना तो बोलेगा हमारा लोन वापस दो, नेपाल बोलेगा नहीं है। चाइना बोलेगा ये एयरपोर्ट हमें दे दो 99 ईयर्स के लिए आप लीज पर। श्रीलंका ने यही तो किया, हम्बनतोता पोर्ट को लीज पर दे दिया चाइना को, क्योंकि वो पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो पैसे लिए थे लोन के तौर पे वो नहीं चुका पाया। बट देखो दिक्कत तो इंडिया को है ना। नेपाल जो आज के समय में एक बफर स्टेट का काम करता है इंडिया और नेपाल के बीच में। बफर स्टेट मतलब कुशन का काम करता है, गद्दे का काम करता है, ताकि दोनों देशों के बीच में टकराव ना हो। लेकिन नेपाल का इंक्लिनेशन चाइना के लिए, जहां पर ट्रेडिशनल इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है। तो किसी न किसी प्रकार से इंडिया को अपने दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके, जैसे यूएस है, जापान है, नेपाल के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डेवलपमेंट लेके आनी चाहिए, ताकि नेपाल को चाइना के चुंगल से छुड़वाया जा सके। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो चाइना के ऑर्बिट से बाहर निकाला जा सके। अभी नेपाल चाइना के चारों ओर चक्कर काट रहा है, जैसे अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है ना। तो हमें नेपाल को ना चाइना के ऑर्बिट से बाहर निकालना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के लीगल इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच में आइडियाज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों का ना फ्लो देखने को मिलता है। हमारे देश में 1991 में आए एलपीजी रिफॉर्म के बाद, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और तेजी से इमर्ज हुआ। देश के बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा हुआ, क्योंकि सरकार ने इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी। चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, अनेकों सेक्टर्स में सरकार ने इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी। लेकिन एक सेक्टर अछूता रहा, देश की लीगल इंडस्ट्री। मतलब लीगल इंडस्ट्री बिल्कुल आइसोलेट रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था जो विदेशी वकील है ना, फॉरेन लॉयर्स हैं, वो सिर्फ देखो आर्बिट्रेशन के केसेस में इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस है, दो कंपनीज के बीच में लड़ाई हो गई और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस इंडिया में लड़ा जा रहा है, तो ना सिर्फ उस प्रकार के केसेस में विदेशी वकील आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं और तुरंत की तुरंत जा सकते हैं। अपना ऑफिस वगैरह इंडिया में सेटअप नहीं कर सकते विदेशी वकील। इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल की गई है, फ्लाई इन फ्लाई आउट। मतलब सिर्फ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस जो है ना, उसमें विदेशी वकील आए, सुनवाई में हिस्सा लें और तुरंत की तुरंत जाएं। कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के केसेस में। लेकिन ना अब हालात चेंज हो चुके हैं। वो टाइम देखो और था। हमेशा से ना इंडियन लॉयर्स को ट्रेन किया जाता रहा है इंडियन लॉज अप्लाई करने के लिए, जो कि देखो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के अनुसार हैं। बट अब आपको पता है इंडिया एक प्रकार से धीरे धीरे हब बनता जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हुई है, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया में दूसरे देशों के साथ में। और जब देखो ये सब चीज़ें चलती हैं, कॉमर्स इतना ज़्यादा होता है दूसरे देशों के साथ में, तो डिस्प्यूट्स इमर्ज होके आना लाजमी है। अब देखो मान लीजिए इंडिया की कंपनी का दूसरे देश की कंपनी के साथ में डिस्प्यूट हो गया, तो हमारे वकीलों को हमारे लॉज के तो बारे में पता है, लेकिन फॉरेन जुरिडिक्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वर्ल्ड ग्लोबल होता जा रहा है, बट इंडिया के वकील इंडिया में ही सीमित रह गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2023 में नए रूल्स रिलीज किए, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। ये अर्ली 2023 में रिलीज किए थे। इन नए रूल्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों को और फॉरेन फर्म्स को बोला, आप इंडिया में आना चाहते हो, आओ, हम आपको इजाज़त देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए।
मतलब यूके की कोई लॉ फर्म इंडिया में आना चाहती है तो इंडिया की लॉ फर्म को भी इजाजत हो वो यूके में जा सके, वहां पे जाके काम कर सके। रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए दूसरे देश के साथ। ऐसा नहीं कि हम यूएस के वकीलों को और यूएस के फॉरेन फर्म्स को इजाजत दे दें, आप इंडिया में आके अपना ऑफिस सेटअप करो, और हमारे वकीलों को इजाजत ना हो वहां पे जाने की। ऐसा नहीं बर्दाश्त होगा। रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, यह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब वकालत अभी भी नहीं कर सकेंगे फॉरेन लॉयर्स, ये सारे काम कर सकेंगे। जैसे देखो, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे देखो, यूएस की कोई कंपनी ना इंडिया की किसी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहती है, मिलके काम करना चाहती है, तो यूएस में जो कंपनी है ना, वो चाहती है कि यूएस की लॉ फर्म इंडिया में जाए, क्योंकि बहुत बड़ी डील है, इंडिया की कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हो रहा है। तो यूएस की कंपनी चाहती है हमारी लोकल एक लॉ फर्म इंडिया में जाए, वहां पे जाके अपना ऑफिस सेटअप करे और डील से संबंधित पहलुओं पे काम करें। तो इस चीज की इजाजत होगी। जॉइंट वेंचर करना है, मर्जर करना है, इन सब इश्यूज पे विदेशी फर्म्स को काम करने की इजाजत रहेगी। इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, उन पर भी विदेशी फर्म्स को काम करने की इजाजत रहेगी। बट देखो, जो विदेशी वकील है ना, वो इंडियन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। समझ गए? सिर्फ जॉइंट वेंचर, दो कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर हो रहा है, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, मर्ज हो रही है एक कंपनी दूसरी कंपनी में, सिर्फ इन इश्यूज पे कॉर्पोरेट काम कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि कोई डेविड आएगा यूएस से और जज साहब को जाके बोलेगा कि सुनीता के तलाक के केस में मैं अपीयर होऊंगा। जज साहब बोलेंगे, डेविड जाओ, तुम्हें नहीं इजाजत है भाई यहां पे प्रैक्टिस करने की। अपीयर सिर्फ फॉरेन लॉयर्स पहले की तरह आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाले केसेस में हो सकते हैं। अब देखो, ये जो नए रूल्स हैं ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, शॉर्ट टर्म में जो इंडिया की लॉ फर्म्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो यूएस की कंपनी अपनी लॉ फर्म को भेज रही है इंडिया में कि आप इस डील से संबंधित पहलुओं पे काम कीजिए। अगर पहले इजाजत नहीं थी तो यूएस की कंपनी को इंडिया की लॉ फर्म को हायर करना पड़ता। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया के लॉ फर्म्स को नुकसान होगा, बट लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। जैसे देखो, एक तो रेसिप्रोसिटी बेसिस पे ये होगा, तो हमारे वकील भी दूसरे देशों में जाके काम कर सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। विदेशी फर्म से इंडिया में आएंगी तो नो हाउ भी आएगा, मतलब उनकी एक्सपर्टीज आएगी, उनकी स्किल्स भी इंडिया में आएंगी। भारतीय वकीलों को भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि दूसरे देशों में काम कैसा चलता है। बट देखो, कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स जैसे अभी ना इंडिया के जो लॉ फर्म्स हैं ना, उनमें सिर्फ वही पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं जो वकील हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। हालांकि इससे नुकसान भी होता है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आती। अगर हर कोई इन्वेस्ट कर सकता लॉ फर्म्स में तो इसका फायदा ही होता, ज़्यादा इनोवेशन आता, ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आती, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आती। लेकिन सरकार ने ये अलाउ नहीं कर रखा है, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नहीं अलाउ करके रखा है। बट जो विदेशी फर्म्स इंडिया में आके काम करेंगी, अब देखो वो तो इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं किसी से भी, तो इंडिया की लॉ फर्म्स को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आप ये चीज़ देखिए, हमारे देश में ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, कोई भी वकील जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। कभी आपने देखा है वकील की एड कि आओ आओ मैं 100 रुपये में तलाक का केस सोल्व करवा दूंगा? ऐसा नहीं, कभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि प्रोहिबिशन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मना किया हुआ है कि आप अपने वकालत के प्रोफेशन को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रोविजन है, दूसरे देशों में नहीं है। तो राइटर कहते हैं तो कायदे से तो ना वकीलों को भी ना एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत होनी चाहिए। डर ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि ये प्रोफेशन ना कॉमर्शलाइज हो जाएगा। ऑलरेडी हो रखा है कॉमर्शलाइज इतना, मतलब कुछ वकील बहुत लूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी को ना पता ही नहीं होता कितना रेट है मार्केट में, कितनी फीस है, कुछ नहीं पता होता। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको ना कोई बुक परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की। आपके सामने ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अमेजोन पे ये बुक मिल रही है 600 रुपये की, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है मान लीजिए 610 की या 590 की,
लोकल आप किसी बुक स्टोर पे लोगे वहाँ पे आपको मिल रही है 650 की। ऐसे ना कई सारे ऑप्शंस देखोगे, आपको पता है कहाँ पे मुझे बुक कितने की पड़ रही है, लेकिन ना वकीलों के साथ आप डील करते हो ना, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वाला कितनी फीस मांगेगा, उसका क्या मूड है, वो कितनी भी मांग सकता है। आप सोच के गए कि मेरा काम यार 15,000 में चल जाएगा, उसने सामने वाले ने मांग लिया आपसे 1,00,000 रुपए, आपको भनक भी नहीं थी कि इतने सारे पैसे भी आपसे मांग लिए जाएंगे। राइटर कहते हैं दूसरे देशों में ये चीज़ अलाउ है, एडवर्टाइज करना अलाउ है, जिससे कम से कम फ़ायदा ही होता है, पता लग जाता है कॉमन मैन को कि किस वकील का कितना रेट है, वो नेगोशिएट कर सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस भी आती है जब अपने आप को एडवर्टाइज किया जाता है वकीलों के द्वारा, तो इस पे विचार करना चाहिए। फॉरेन फर्म्स यहाँ पे आएंगी, उनको एडवर्टाइज करने का राइट होगा अपने देश में, लेकिन हमारे देश की फर्म्स को नहीं होगा, तो यहाँ पे भी जो लोकल वकील हैं, लोकल लॉ फर्म्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस है कि हमने जो डिसीजन लिया है, जो रूल्स नए हमने रिलीज़ किए हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसी वजह से उन्होंने काफ़ी सावधानियां बरती हैं और वो कंसल्टेशन वाली अप्रोच से आगे बढ़ रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले रही है। तो कुल मिला के देखो जो नए रूल्स हैं फ़ायदा ही होगा इनसे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी से संबंधित है। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले कुछ समय से ना वर्ल्ड में विभिन्न देशों के बीच में एक नेगोशिएशन चल रही है ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी साइन करने के लिए। जैसे देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था ना, 2015 में साइन हुआ। विभिन्न देशों ने अपने अपने हिसाब से टारगेट दिए कि हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे 2050 से पहले। इंडिया ने जैसे 2070 का टारगेट दिया, हम इतना एमिशन कम कर देंगे 2030 से पहले। विभिन्न देशों ने अपने अपने टारगेट दिए थे 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। तो विभिन्न देशों ने सोचा यार हम ऐसी कोई ट्रीटी साइन कर लेते हैं। वर्ल्ड में प्लास्टिक की समस्या को एड्रेस करने के लिए प्लास्टिक हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। गोल देखो ये है 2024 का अंत आते आते सभी देश जो है ना वो एग्री हो जाएं कि हम ना प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना कब बंद करेंगे, मतलब कौन से ईयर में हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देंगे, कौन से केमिकल्स पे पूरी तरह से बैन लगा देंगे जो कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए प्लास्टिक की प्रोडक्शन तो बंद कर दी, लेकिन ऑलरेडी जो प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड है जो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, अब देखो उसे रिसाइकल भी तो करना है ना। तो रिसाइकल का टारगेट भी दें विभिन्न देश, कौन से ईयर में वो कम से कम आधा जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल कर देंगे। तो ऐसे सभी पॉइंट्स पे एग्रीमेंट के लिए बातचीत चलती है विभिन्न देशों के बीच में। काफ़ी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुकी हैं और अभी कनाडा में भी एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अभी देखो नवंबर में ना साउथ कोरिया के बुसान शहर में एक और नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन होगा विभिन्न देशों के बीच में। फिर फाइनली दिसंबर में या तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अभी कनाडा में जो नेगोशिएशन चली ना इसमें तो कोई सहमति नहीं बन सकी। विवाद जो है वो देखो मेनली इकोनॉमिक इश्यूज पे है। अब जैसे देखो ये देश हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, ईरान, ये वो देश हैं या तो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी इनके पास अच्छी खासी है। जैसे इंडिया के पास में ना ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़िया है। तो इन देशों का कहना है कि भैया हम ना हार्ड डेडलाइन नहीं रखना चाहते, हम मतलब ईयर नहीं डिसाइड करना चाहते कि 2030, 35 या फिर 40 आते आते हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जबकि देखो ये वर्ग जो है अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ये तो ना ईयर डिसाइड करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि 2040 के आसपास सभी देश प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना ही बंद कर दें और बाद में रिसाइकलिंग की टाइमलाइन भी बताई जाए। इवन देखो इस बात पे भी सहमति नहीं है कि जिन बिंदुओं पे विवाद है ना, जिन प्रोविजंस पे विवाद है, तो उनका निपटारा करने के लिए क्या कंसेंसस यानी सर्वसहमति बिल्ड करना जरूरी है या फिर सिर्फ वोट करवा लो कि हाँ भाई 175 कंट्रीज में कितने कंट्रीज
इस पॉइंट के पक्ष में है वो वोट दो, कितने खिलाफ हैं, पता लग जाएगा कि उस पॉइंट पे फिर फाइनल ट्रीटी में उस पॉइंट को शामिल करना है या नहीं करना। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, नहीं, जब तक देखो सारे के सारे किसी पॉइंट पे सहमत नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात पे भी सहमति नहीं है। इंडिया ने देखो समझदारी वाली बात बोली है। इंडिया ने बोला कि आप ना लीगली बाइंडिंग ट्रीटी सभी देशों से साइन करवाना चाहते हो प्लास्टिक की प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, लेकिन भैया आप ना अल्टरनेटिव तो दो। मतलब प्लास्टिक के जगह हम क्या यूज करेंगे? जैसे प्लास्टिक की बोतल है, अभी बिस्लरी की बोतल है ना। अब कोई मार्केट में गया है, उसको प्यास लगी है, बिस्लरी की बोतल वो नहीं परचेज कर सकता, तो पानी को कहां पे स्टोर करके रखा जाएगा कि जिसको 20 रुपए में 30 रुपए में पानी अगर खरीदना है तो वो कैसे खरीदे? तो इंडिया ने ये कहा है कि आप ना अल्टरनेटिव भी दो। अगर प्लास्टिक का यूज नहीं करना तो उसकी जगह किसका यूज करोगे? वो अल्टरनेटिव जो होना प्लास्टिक का, वो अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। अब अमीर देश तो बोलेंगे भैया स्टील की बोतल इस्तेमाल कर लो। स्टील की बोतल यार, अब हर देश में थोड़ी ना इतने अमीर अमीर लोग हैं कि एक बार पानी पीना है स्टील की बोतल ही परचेज कर लें। दूसरा पॉइंट इंडिया ने यह भी बोला है कि ना जो अमीर देश हैं, जैसे देखो यूरोप के देश हैं, यूएस के देश हैं, इनके पास में एक्सपर्टीज है प्लास्टिक का अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। इनके पास एक्सपर्टीज है रिसाइकलिंग की, इनके पास पैसा भी है, अमीर लोग हैं, ये रिसोर्स भी हैं। तो इन देशों को ना मदद करनी चाहिए गरीब देशों की प्लास्टिक को खत्म करने में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए देखो एक स्कूल में ना डिसीजन होता है कि ना स्कूल की सफाई करनी है आज, तो फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक का स्कूल है। स्कूल की मैनेजमेंट कहती है हर एक क्लास से ना 10-10 बच्चे आएंगे और स्कूल की सफाई में लगेंगे। अब देखो कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 9th क्लास में 150 बच्चे हैं, 10th में भी 200 बच्चे हैं, और नीचे की जो क्लासेस हैं 6th में 5th में, यहां पे बच्चों की संख्या है सिर्फ 15-20। और 9th 10th क्लास में ना रिसोर्सेज भी बहुत हैं, कूड़ादान के डब्बे हैं, झाड़ू पड़ी है उनकी क्लास में बहुत सारी। मतलब पैसा इकट्ठा कंट्रीब्यूशन भी करें तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए। तो कायदे से होना तो ये चाहिए ना, 9th 10th क्लास में ज़्यादा रिसोर्स हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा कूड़ेदान है, उनके पास ज़्यादा झाड़ू हैं। तो मैनेजमेंट ये बोले कि देखो सभी क्लासेस से 10-10 बच्चे आएंगे, एक एक कूड़ादान झाड़ू आएगा, लेकिन जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं ना, इनसे ज़्यादा बच्चे आएंगे क्योंकि क्लास का साइज ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा झाड़ुएं हम मंगाएंगे। ऐसा होना चाहिए। तो अमीर देशों को ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वैसे देखो इंडिया में ना 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए थे। 19 कैटेगरीज में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जिसमें प्लास्टिक की बोतल अभी शामिल नहीं है। इवन 200 ml से छोटी भी प्लास्टिक की बोतल आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूध परचेज करना है, मिल्क कार्टून है, वहाँ पे भी प्लास्टिक की पैकेजिंग देखने को मिलती है। बट इवन 19 जिन कैटेगरीज में सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन किया है ना, सच्चाई तो ये है वहाँ पे भी बैन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड नहीं है, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड नहीं है। लास्ट में राइटर बोलते हैं अभी देखो अगर आप मेजर करोगे ना, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, यूएस, ये वो देश हैं जो वर्ल्ड में 60% प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। तो सभी देशों को एक साथ नहीं ट्रीट किया जा सकता। ये मेजर कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। लास्ट में राइटर सिर्फ एक बात बोलते हैं, आप सिंपल देखो किसी ट्रीटी से प्लास्टिक बैन नहीं कर सकते। आपको ना जो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव हैं उनको अफोर्डेबल बनाना होगा, तभी जाके जनता प्लास्टिक बैन को अपनाएगी। अदरवाइज देखो चोरी छुपे प्लास्टिक जनरेट होता रहेगा, वेस्ट भी जनरेट होता रहेगा। जन भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। चलते हैं आगे। अब लास्ट जो आर्टिकल है वो देखो सी राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस से। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप की यात्रा पर गए, इसी हफ्ते की बात है। चाइना के राष्ट्रपति की इस विजिट से ना एक बात जाहिर होती है। क्या? देखो वैसे तो ना यूरोप और यूएस के बीच में ना दोस्ती है, दोनों ट्रेडिशनल एलाय हैं, हमेशा से दोस्त रहे हैं।
बट देखो यूरोप में ना पूरी तरह से एकजुटता नहीं है यूएस को लेके। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रांस यूरोप का एक कंट्री, फ्रांस ये कहता है हमें ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी चाहिए। फ्रांस का कहना है कि यूरोप को अपने फैसले खुद करने चाहिए, यूरोप को किसी दूसरे देश के ऊपर, फॉर एग्जांपल यूएसए के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो ऐसे ही हंगरी का अलग व्यू है, सर्बिया का अलग व्यू है। तो चाइना के राष्ट्रपति ना यूरोप के अंदर जो डिविजन्स है ना, जो एकजुटता नहीं है, उसका फायदा उठाते दिखे अपनी इस यात्रा के दौरान। ट्रंप जो कि देखो अगले राष्ट्रपति बन भी सकते हैं, शायद ना भी बने, अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी ट्रंप होंगे। और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात बोली, पहले भी उन्होंने ये बात बोली थी कि यूरोप के विभिन्न देशों को ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए नाटो में। और देखो जो देश नाटो में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो देश अपने डिफेंस पे खर्च नहीं करेंगे, फिर कल को रशिया उनके ऊपर अटैक कर देता है तो हम बचाने के लिए नहीं आएंगे। इवन ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया था, क्योंकि जर्मनी कम कंट्रीब्यूट करता है डिफेंस में ट्रंप के अनुसार, तो ट्रंप ने बोल दिया था इफ टुमारो रशिया अटैक्स जर्मनी, आई विल से पुतिन वट एवर यू वांट टू डू विद द जर्मनी यू कैन डू, वी विल नॉट इंटरफेयर। वाई? क्योंकि जर्मनी ने पैसा नहीं दिया नाटो को, समझे? तो यूरोप के सामने ना अभी ट्रायलमा है, जैसे डायलमा होता है ना, दो चॉइसेस के बीच में एक चॉइस हमें अपनानी होती है, वैसे ट्रायलमा मतलब तीन चॉइसेस हैं। यूरोप के सामने तीन चॉइसेस हैं, चाइना है नंबर 1, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे यूएस। और ट्रेडिशनल एलाय तो देखो यूरोप यूएस का ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ना कैसे राय जो है वो चेंज हो रही है यूरोप के अलग अलग देशों की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ना पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कहा करते थे कि हमें रशिया से बात करनी चाहिए। इवन यूक्रेन वार स्टार्ट होने से पहले वो खुद रशिया में गए थे पुतिन से बात करने के लिए। बट अब मैक्रोन ये कहते हैं नहीं, रशिया से किसी भी प्रकार से बात करने की आवश्यकता नहीं है, रशिया ने क्यों अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। उनकी जो राय है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। बल्कि मैक्रोन तो ये भी बोल रहे हैं कि यूरोप को अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए यूक्रेन में पुतिन की फर्दर एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए, ये तक कहते हैं मैक्रोन। लेकिन जर्मनी कहते हैं नहीं भैया, हम तो अपनी फौज नहीं भेजेंगे यूक्रेन में, जो कुछ चल रहा है हम बस वर्बली बोलते रहेंगे और थोड़ा बहुत मदद यूक्रेन को करते रहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब एकजुटता नहीं है यूरोप के विभिन्न देशों में। बट देखो चूंकि जैसा बार बार बताया यूरोप ट्रेडिशनल अलाय तो यूएसए का है, नाटो में भी यूरोप और यूरोप के देश और यूएसए एक साथ हैं। तो यूएसए के कहने पे ना अभी यूरोप के ज़्यादातर देशों ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया है, मतलब डीकपलिंग कर रहे हैं। वो जरूरी चीज़ों के लिए वो चाइना के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते, खास करके कोविड-19 की महामारी के बाद। चाइना के ऊपर आरोप ये भी लगाया कि चाइना ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ना डंपिंग कर रहा है यूरोप के कंट्रीज में। यूरोपियन यूनियन ने इसमें इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। चाइना के राष्ट्रपति अभी यूरोप की यात्रा पर गए, उन्होंने सिग्नल दिया, उन्होंने बोला इनडायरेक्टली कि आप चाइना के साथ ट्रेड वार में मत उलझिए, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और देखो जिनपिंग जिन जिन देशों में गए ना वो भी ध्यान देने लायक है। हंगरी में गए, सर्बिया में गए, ये दोनों देश प्रो रशिया हैं, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया के लिए। हंगरी ने इजाज़त दे दी चाइना को कि आप हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये एक धक्का है, यूरोप अपनी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, लेकिन अब चाइना हंगरी में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री सेटअप करेगा। इवन देखो फ्रांस, वो भी काफ़ी इच्छुक है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, और यूएस कोशिश कर रहा है चाइना को आइसोलेट करने की। बट फ्रांस यूएस की बात नहीं मानता, फ्रांस कहता है कि हम हमारे फैसले खुद लेंगे, हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ में अपने रिलेशंस रीसेट करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला यूरोप ताइवान के इशू पे यूएस का फॉलोअर नहीं बनेगा,
क्योंकि यूएस तो ताइवान को सपोर्ट दे रहा है ना, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं हम ताइवान को सपोर्ट नहीं देंगे, जैसा यूएस बोल रहा है वैसा हम नहीं करेंगे ताइवान के इशू पर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी बोला यूरोप जो है वो एक प्रकार से ना बैलेंसर का काम करेगा यूएस और चाइना के बीच में, मतलब रिश्तों को ठीक करने का काम करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। जैसे ये लोग बैलेंस नहीं करते हमारे पड़ोसी देश नेपाल वगैरह, श्रीलंका वगैरह, इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसी प्रकार से यूरोप बैलेंस करेगा यूएस और चाइना के बीच में। इवन देखो जिनपिंग की जो विजिट है ना वो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ना बेलग्रेड में ना 1999 में क्या हुआ था, कोसोवो वार के दौरान ना 1999 में कोसोवो वार हुआ था। वहां पे ना बेलग्रेड में ना चाइना ने गलती से बेलग्रेड में चाइना की एम्बेसी पे अटैक कर दिया था, गलती से किया था ऐसा यूएस का कहना है, जिसमें 3 चाइना के जर्नलिस्ट मारे गए थे। बाद में यूएस ने माफ़ी मांगी थी चाइना से, लेकिन चाइना ने आज तक माफ़ नहीं किया है यूएस को इस घटना को लेके। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे चाइना में। उस घटना को ना 25 साल पूरे हो गए, तो वहीं पर चाइना के राष्ट्रपति गए उसी शहर में। तो ये चीज़ सिग्निफिकेंट है कि 25 साल बाद चाइना नाटो पे क्वेश्चंस रेज करना चाहती है, यूएस पे क्वेश्चंस रेज करना चाहती है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज, उन सब इश्यूज को लेके। देखो यूरोप के ना फ्रांस जैसे देशों को ये लगता है कि आज के समय में ना पुतिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन पुतिन को कोई शख्स अगर मॉडरेट कर सकता है, कोई अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वो जिनपिंग है। तो इसलिए जिनपिंग के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखो, क्योंकि कल को पुतिन को समझाने के लिए जिनपिंग का सहारा लिया जा सकता है। इसीलिए यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस होगी ना स्विट्जरलैंड में जून में इस साल, तो देखो इस मुद्दे पे ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति हिस्सा लें ताकि वो पुतिन को समझा सके इस पीस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन देखो पुतिन को नहीं फोर्स करेंगे जिनपिंग, पता है, मतलब जिनपिंग कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुझे मजबूर किया जाए पुतिन को समझाने के लिए, और ना ही वो पुतिन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप इंडिया का एंगल देखिए। देखो यूरोप के लिए ना रशिया एक थ्रेट है, चुनौती है, और चाइना एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि इंडिया के लिए चाइना एक चुनौती है, थ्रेट है, और रशिया एक अपॉर्चुनिटी है। ये डिफरेंस है, समझ गए? जहां चाइना एक अपॉर्चुनिटी है यूरोप के लिए और इंडिया के लिए चाइना चैलेंज है और रशिया अपॉर्चुनिटी है। अगर देखो इंडिया नहीं चाहता कि बड़े बड़े देशों की फाइट में वो वैसे ही दब के रह जाए, तो इंडिया को देखो अपनी एंगेजमेंट, अपने रिश्ते ना यूरोप के साथ में इंक्रीज करने होंगे, इंप्रूव करने होंगे। यूरोप के साथ ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करना होगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको लेके ज़्यादा कोऑपरेशन करना होगा। ट्रेडिशनली देखो इंडिया ने ना यूरोप को नेग्लेक्ट किया है, हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इस चीज़ को समझा कि यूरोप को नेग्लेक्ट करके उसने नुकसान किया है। तो कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज से इंडिया ने रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश की है, जैसे फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। सब रीजनल ग्रुप्स जैसे नॉर्डिक कंट्रीज, स्मॉल इकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे EFTA, यूरोपियन कुछ ट्रेड एसोसिएशन था ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उसके साथ इंडिया ने कोशिश की है बढ़िया रिलेशंस करने की। यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़िया रिलेशंस करने की इंडिया ने कोशिश की है। तो आगे इंडिया को और प्रयास करने होंगे यूरोप के साथ में अपने रिश्ते इंप्रूव करने के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल प्लास्टिक बैन ट्रीटी से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप pwonlyas.com पे जाके दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।